अब देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, जहां पर 10 सालों तक किसी सरकार का शासन रहा हो और खासतौर पर तब जब लोकसभा चुनाव में भी आशातीत परिणाम ना मिले हो, ऐसे में ये चिंता दोहरी हो जाती है, ये चैलेंज और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और मनोहर लाल खट्टर के अगर आप कंपैरिजन में नायब सिंह सैनी को देखेंगे, हालांकि ये तुलना करना इसलिए भी थोड़ा सा बेमानी है कि उन्हें अभी उतना टाइम नहीं मिला है अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन देवेंद्र ये जरूर है कि नायब सिंह सैनी की पॉपुलैरिटी क्या हरियाणा में उतनी बड़ी है? खट्टर की भी अगर मीनाक्षी बात करें तो खट्टर कोई पॉपुलर नेता के तौर पे वहाँ पे नहीं रहे। खट्टर के बारे में यही धारणा रही मीनाक्षी क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद रहे हैं, विश्वास पात्र रहे हैं, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के विश्वास पात्र रहे हैं, ईमानदार नेता रहे हैं, बहुत सहज नेता हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर उन्हें चुना गया था और गैर जाट चेहरे के तौर पे जब उनको मुख्यमंत्री भी चुना भी गया था तो एकदम सरप्राइज के तौर पे चुना गया था। बीच में बार बार बीजेपी के भीतर ये बात उठने लगी थी कि क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, बदलाव किया जाना चाहिए। जो एक एक्स फैक्टर होता है ना, जिसे नेताओं के भीतर कहा जाता है कि एक्स फैक्टर के द्वारा वो वोटर्स खींचते हैं, वो मिसिंग रहा है खट्टर के बारे में, ऐसा कहा जाता था। तो इस बैकग्राउंड के आधार पर अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। बदलाव के द्वारा एक मैसेज दिया गया कि एक नया चेहरा उनके पास है, नायब सिंह सैनी। बहुत सारे लोग, अब बीजेपी के लोग इस बात को कहते हैं कि सैनी साहब ठीक करंट पैदा कर रहे हैं। हालांकि वो करंट कितना तीखा होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके वो समय बहुत मिला नहीं। बिल्कुल। मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मंजूर, 3 चरणों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, क्या रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं घाटी से? देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर खड़े हैं। अब थोड़ी देर के बाद उमर अब्दुल्ला दिल्ली से सीधे जो है अपने घर पहुंचेंगे और उसके बाद शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है पहली रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में मानी जाती है और उम्मीद की जा रही है कि जो 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा की गई है, यह अब तक की सबसे कम फेजेस में होने वाले चुनाव जम्मू कश्मीर में है, जो एक सबसे बड़ी राहत है आम लोगों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, कि 3 फेजेस में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं। पहले फेज में जो जानकारी मिली है, पहले फेज में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और दोडा में होगा। सेकंड फेज में गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुंछ, रियासी और रजौरी में होगा। और थर्ड फेज में बांडीपोरा, कुपवारा, बारामुल्ला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ में होगा। तो ये इस तरह से जो है जानकारी अब मिली है। निसंदेह ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की जो पिछले कहीं समय से जो ये ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए, तो इसका इंतज़ार जो है अब ख़त्म हो गया है और थोड़ी देर के बाद जो है अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिएक्शंस है वो आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। मंजूर, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी के साथ इक्वेशन कैसी है? गुलाम नबी आजाद खुद अपने लेवल पर कितनी ताकत जुटा पा रहे हैं? क्योंकि बात नए प्लेयर्स की भी होगी, चेहरा सीजन्ड है लेकिन पार्टी नहीं है, चुनौती नहीं है। बात बीजेपी की भी होगी, जम्मू में कितनी ताकत इस वक्त बीजेपी रखती है, और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के लिए ये चुनाव कैसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन भी पैदा कर सकता है। मंजूर मीर के साथ पुनीत परिंजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनिल विज का एक रिएक्शन जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे, बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, अनिल विज का रिएक्शन आ चुका है। पुनीत, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान, 1 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, 1 अक्टूबर को है चुनाव होगा, क्योंकि हरियाणा में अमूमन कोई इस तरह की घटना कभी नहीं आई कि चुनाव के दौरान कोई हिंसा हुई और काफी शांति प्रिय तरीके से चुनाव होते हैं। इसलिए हर बार यहाँ पे जब भी चुनाव हुए हैं वो तो एक ही चरण में हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम जो है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे ज्यादा शिकायत जो थी वो हरियाणा या पंजाब की तरफ से गई थी कि काफी ज्यादा गर्मी होने के चलते जो मतदाता थे वो कम संख्या में बाहर निकले थे। इसलिए 1 अक्टूबर को अब चुनाव हो रहे हैं तो मौसम भी अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस वक्त यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस
कांग्रेस का जो ऑफिस है वहां पर मैं मौजूद हूं। थोड़ी देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उनका भी रिएक्शन जो है डिटेल में सामने आएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले ही जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जितेंद्र भारद्वाज, उनसे भी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हरियाणा की जनता जो है वो पूरी तरह से मन बना चुकी है और वो इस बार जो है अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और ये हरियाणा कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जनता जो है वो अपना मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी के लिए रहेगी। हाल ही उन्होंने अपना मुख्यमंत्री जो है वो कुछ समय पहले बदला हो, नायब सिंह सैनी जो है उनको ज्यादा समय नहीं मिला है। घोषणाएं लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। चुनावी माहौल जो है कह सकते अब तो चुनावी बिगुल भी बच चुका है। 1 तारीख को चुनाव में जो है यहाँ पे हरियाणा में होने हैं और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको किस तरह से बीजेपी जो है वो बीजेपी के लिए तो पुनीत है एंटी और आगे बढ़ इनकम्बेंसी का पाती है। चैलेंज है, लेकिन अभी आप चूंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े हैं और कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कहें कि हम हर तरीके की परिस्थिति के लिए तैयार है, तो पहली तो परिस्थिति आपसी लड़ाई की है। क्या वो आपसी गुटबाजी, आपसी लड़ाई वो खत्म की जा सकी है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ही यही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में एक बार फिर से जो है विवाद हुआ है। हालांकि हाईकमान के इंटरफेरेंस के बाद उसको कम करने की जरूर कोशिश हुई है, लेकिन ये विवाद थमा नहीं है। बहुत पुराना लोकसभा चुनावों से लगातार चलता आ रहा है। विधानसभा चुनावों में इसका और ज्यादा असर दिखाई देगा, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यही होगी कि अगर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है तो कांग्रेस जो है उसके अंदर अंतर्कलह बहुत ज्यादा है, उससे किस तरह पार पाएगी, ये दोनों के लिए चुनौती होगी। मीनाक्षी, इस वक्त यहाँ पे पुनीत आप रहे हमारे साथ, एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लेती हूँ। देवेंद्र, बड़ा चैलेंज जो है, हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए अगर घाटी में लड़ाई मुश्किल होती है तो अगर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके लिए जम्मू में लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर हम अलायंस की भी बात करें तो कंफर्टेबल अलायंस किसके बीच में दिखाई देता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच में या पीडीपी भी अपने लिए स्कोप ढूंढ रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ये बहुत आसानी के साथ एक साथ आ सकती हैं। एक तो विचारधारा को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं, दूसरा सीटों के अंडरस्टैंडिंग को लेकर इन दोनों के बीच ज़्यादा व्यवहारिक अप्रोच रहता है। पीडीपी की अगर बात करें तो पीडीपी के सामने समस्या है। पीडीपी ग्राउंड पे जो उसकी कमज़ोर स्थिति है उसके बारे में वो आंख नहीं पाती। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो पीडीपी बमुश्किल 4 से 5 सीटों पर उसे मान जाना चाहिए अगर वो एनसी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में आती है तो। लेकिन पीडीपी इस काम को करेगी नहीं और उससे आप समझ सकते हैं फिर वो गठबंधन को लेकर कितनी ज़्यादा मुसीबत आएगी। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला था, जब बातचीत हुई थी वो बातचीत सक्सेसफुल नहीं हुई। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे गठबंधन को लेके। वैली में बीजेपी कोई ताकत नहीं है। बीजेपी को अपनी पूरी ताकत जम्मू रीजन में ही लगानी होगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी होंगी। अगर बीजेपी जम्मू रीजन में बहुत ज़्यादा सीटें जीते तो उसके बाद फिर सत्ता में आने की उसकी संभावना को थोड़ा सा पंख लग सकता है, इस लिहाज से कि अगर कुछ छोटे छोटे दल वाले कुछ विधायक जीते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट जीते हैं तो उस तरह के गठजोड़ को लेके। अन्यथा बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। समस्या यह है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर को अगर आप देखें तो जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या एनसी हो, बीजेपी और एनसी के वोट में पिछले चुनाव को उठाकर देखें तो बमुश्किल 1% का फर्क था। कोई 22%, कोई 23%, कांग्रेस पार्टी 18%। तो इस तरह से बिखराव रहा है। तो अलग अलग पॉकेट्स में ये सब मजबूती अपना रखते हैं और उसी तरह के सिचुएशन में अगर ये चुनाव हो रहा हो तो सबसे पहली नज़र तो इस बात पर रहेगी कि वोटिंग कितना होता है, कितना सुरक्षित चुनाव होता है। दूसरी की आंकड़ा जो आता है, क्या जम्मू कश्मीर की जनता स्पष्ट बहुमत देती है या फिर पिछली बार जैसी कोई तस्वीर उभर के सामने आती है। मंजूर और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्या लगता है इस बार माहौल क्या दिखाई दे रहा है? चलिए मंजूर, फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव, तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला मतदान 18 सितंबर, दूसरा फेज 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा और 4 तारीख को जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा चुनाव के नतीजों का भी ऐलान हो जाएगा। हम एक एक करके हर पार्टी के प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं और पहले बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। महबूबा मुफ्ती के लिए ये इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? जो सबसे कमजोर कड़ी महबूबा मुफ्ती के लिए ये इलेक्शन में है, उससे क्या देखते हैं? ये महबूबा मुफ्ती ऑलरेडी बहुत कमजोर सिचुएशन में है और अगर वो गठबंधन के साथ होती तो उस कंडीशन में वो अपनी ताकत बढ़ा सकती थी। महबूबा मुफ्ती के सामने समस्या ये है कि भले ही चाहे वो जितनी भड़काऊ बात कर ले, किसके साथ करे जी
वो एनसी और कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, बशर्ते वो अपनी रियलिटी का एहसास करें। और दूसरी चीज़ कि चाहे वो जैसे भी भड़काऊ बयान दे देती हों, चाहे माहौल को भड़काने वाली बातें करती हों, लेकिन ग्राउंड पे उनका कनेक्ट वैसा नहीं रहा है। ऐसा जम्मू कश्मीर से ये बातें वहाँ के लोगों से बातचीत करने पे समझ में आता है। वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट को लें तो वो ये बात समझ में आएगी कि एनसी वहाँ बड़ी ताकत है, पीडीपी बहुत कम पॉकेट में। आज भी मैं कुछ लोगों से वहाँ बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कि बमुश्किल 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पीडीपी मजबूती से लड़ सकती है।